आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है आपके NCERT बुक में, उन सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से देखिएगा और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको सामाजिक विज्ञान से काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त होगा। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से देखिएगा और इन्हें एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा ताकि आपको सामाजिक विज्ञान में सबसे अच्छा अंक आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, कहता है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ख नंबर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही। और तृतीय क्षेत्र कहते हैं सेवा क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र को। तो इन सारे प्रश्नों को भी याद करते चलिएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर, यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो समझ गए क्या हो गया भारत। अमेरिका में क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और चीन में क्या है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इन सारे प्रश्नों को भी आप लोग याद करते चलिएगा। देखिए, कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क नंबर। 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो विकसित कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। तो समझ गए। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है तो वह देश कहलाता है अविकसित। तो इसको भी याद करते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ग नंबर। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर, यानी कि 25,494 रुपये 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो समझ गए। तो क्या हो जाएगा 25,494 रुपया। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारत में सर्वाधिक है। तो समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पटना जिला का बिहार में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर, यानी कि उपर्युक्त तीनों जो है ना, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ नंबर, उपर्युक्त तीनों होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाजन। महाजन जो है ना, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो क्या हो जाएगा ख नंबर महाजन। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी कि व्यावसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है। तो क्या हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि
भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करते चलिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये सामाजिक विज्ञान में एक अच्छा अंक दिलाने में आपको मदद करे। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर 25 है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितना है? तो 25। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो क्या हो जाएगा? ख नंबर। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, या भारत की वित्तीय राजधानी पूछे या भारत की आर्थिक राजधानी पूछे तो उसको मुंबई को ही कहते हैं। तो समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर, यानी कि 1919 ईस्वी में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बनी। तो समझ गए क्या हो जाएगा? ख नंबर 1919। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर। 196 जो है देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या। तो क्या हो जाएगा? घ नंबर। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर। 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो क्या हो जाएगा? ग नंबर। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। और आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो उद्योग क्षेत्र को कहते हैं। और आर्थिक विकास का प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को भी याद करते चलिएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ नंबर। सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर, यानी कि 5 होगा। मानव पूंजी के 5 प्रमुख घटक हैं। तो क्या हो गया? ग नंबर। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य का मतलब क्या हुआ? बीमारू राज्य का मतलब यह हुआ कि बी आई से होता है बिहार, एम ए से होता है मध्य प्रदेश, और आर से होता है राजस्थान, और यू से होता है उड़ीसा। ये सारे राज्य बीमारू राज्य है। लेकिन यहाँ पे देखिए, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ये सारे राज्य हैं बीमारू राज्य। लेकिन कर्नाटक जो है ना, बीमारू राज्य नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर। क्या हो गया? कर्नाटक जो है ना, बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग मॉल सेवा। मॉल सेवा गैर सरकारी सेवा है। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर। इनमें सभी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। घ नंबर हो गया, इनमें सभी होगा ऊर्जा के मुख्य स्रोत। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी। इसका मतलब इनमें से तीनों होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर। उपर्युक्त सभी में नई आर्थिक नीति सम्मिलित किया गया है। तो क्या हो जाएगा? घ नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 5। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर 5। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। इनमें सभी होगा। ये सभी जो है कंपनी है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है
व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी 1986 ईस्वी में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही। 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। तो क्या हो जाएगा? ख नंबर ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर, यानी कि 1800, इसके बाद डैश दिया गया है 11 4000। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? ग नंबर। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी कि इस प्रश्न का मतलब यह हुआ कि सोना की शुद्धता को जांचने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर। हॉलमार्क की सहायता से हम लोग किसी भी सोना की शुद्धता को माप सकते हैं, जांच सकते हैं हॉलमार्क की सहायता से सोना की शुद्धता को। तो क्या हो जाएगा? ख नंबर। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। यानी कि इस प्रश्न का मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है ना 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है, तो जब उपभोक्ता को इसके बारे में समस्या आएगा तो वह अपना शिकायत किसके पास दर्ज करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर, राज्य आयोग। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, यानी कि जब कोई भी उपभोक्ता शिकायत करने के लिए जाता है तो उसको वहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं मांगा जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर, इनमें से कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर। कोको कोला ने थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया था। थम्स अप ब्रांड भी एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको एक अच्छा अंक प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए।